गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, आपकी ये साइंस की क्लासें चल रही हैं जो कि आपकी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफ, अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, अदर सेंटर का एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जो भी अदर एग्ज़ाम हो, सभी के लिए दोस्तों बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट रेलवे के अलावा अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ से दोस्तों जितने भी कंप्लीट नोट्स मैंने बताए हैं, वीडियो आपके लिए बताया है, जो कंटेंट मैंने आपके लिए दिया है, उसका आप नोट्स बना सकते हो। और नोट्स बनाने के बाद दोस्तों उन्हें रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर कहीं पर भी आपको साइंस देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे अदर कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जेई से लेकर और आपका दोस्तों ग्रुप डी तक, आरपीएफ तक, कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, इससे बाहर साइंस आपको सही नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कंटेंट बेस्ट है। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियो पर दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका दोस्तों आज केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है कैटेलिस्ट एंड एंजाइम, यानी एंजाइम और उत्प्रेरक। आज आपका दोस्तों केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर चलेगा, यानी दोस्तों जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका दोस्तों फिजिक्स। यानी दोस्तों फिजिक्स आपकी स्टार्ट होने वाली है। आज आपका ये लास्ट टॉपिक है और फिजिक्स स्टार्ट होगी कल के बजाय दोस्तों परसों। कल दोस्तों क्योंकि मैं दोस्तों एएलपी वालों के लिए दोस्तों देखिए मैंने फॉर्मूले जितने भी थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए करा दी हैं। वही बात करें दोस्तों पर्यावरण मैंने आपके लिए करा दिया है। एक दोस्तों कंप्यूटर का एक चैप्टर है दोस्तों आपका, कंप्यूटर भी वहाँ पर दोस्तों 4 से 5% देखने को मिलते हैं। तो जो मैं क्लासें लेकर आऊँगा दोस्तों कल कंप्यूटर की, तो होगा क्या दोस्तों, उसमें बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो होंगे, टॉप 25 250 क्वेश्चन होंगे, मतलब दोस्तों 250 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो वो कल हम देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कैटेलिस्ट एंड एंजाइम। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कैटेलिस्ट और एंजाइम, और इसमें पढ़ेंगे हम दोस्तों उत्प्रेरक और उनके प्रकार। कैटेलिस्ट होता है दोस्तों उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों उत्प्रेरक कहते किसे हैं। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं दोस्तों, वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर दे, या उसे कम कर दे या ज़्यादा कर दे, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे, उन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों, उत्प्रेरक। जैसे दोस्तों ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये NO2 है और H2 है। इसमें अगर हम कोई भी क्रिया कराते हैं तो एक मिनट दोस्तों, आप मान लीजिए यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है और इसकी क्रिया हमने मान लीजिए दोस्तों कराई NaOH से, तो दोस्तों होगा क्या, इसमें जो एंजाइम कार्य करेगा, जो एंजाइम इसे बदलने में कार्य करेगा, यानी इसकी अभिक्रिया कराने पर जो एंजाइम कार्य करेगा वो तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन दोस्तों ये जो जब इनका जो है दोस्तों ये क्रिया करेंगे आपस में, तो ये क्या है दोस्तों, आपस में बदल जाएंगे, यानी दोस्तों अन्य कोई अलग से नया पदार्थ हमारे पास बनकर आएगा। तो यही कार्य करता है दोस्तों एंजाइम, यानी एक क्रिया कारक के रूप में कार्य करता है एंजाइम, और यही दोस्तों कहलाता है आपका उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस तरह अभिक्रिया की गति में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, हम उत्प्रेरण। और सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है दोस्तों, कि उत्प्रेरक की खोज 1853 में बर्जीलियस ने की थी। किसने दोस्तों, बर्जीलियस ने।
तो इस प्रकार दोस्तों उन्होंने बताया कि उत्प्रेरक जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी, विषमांगी, स्वतः और जैव उत्प्रेरण। यही 4 इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक हैं दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सारे उत्प्रेरकों हम समझते हैं। तो इससे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा और मैं आपके लिए समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 2KC1030 है दोस्तों, और ये आपका एंजाइम है MnO2। जब ये दोस्तों पदार्थ है कोई, और ये जब MnO2 इससे क्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 2KCl+3O2। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये आपका वनस्पति तेल होता है, और इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोजन्स कराते हैं किसके प्रेजेंस में दोस्तों, निकेल की प्रेजेंस में, तो हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। तो जो ये निकेल है ना दोस्तों, ये आपका एंजाइम है, यानी ये दोस्तों आपका कभी बदलता नहीं है। खाली यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्रिया होती है और ये आपके बदल कर यहाँ पर वनस्पति घी बना लेता है। तो यही तो है दोस्तों आपका उत्प्रेरक, और ये आपका एंजाइम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका उत्प्रेरक होता है दोस्तों। एंजाइम को ही हम उत्प्रेरक कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये आपका उत्प्रेरक है, तो इसकी प्रेजेंस में दोस्तों, निकेल की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन और वनस्पति तेल की हम क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आता है दोस्तों, वनस्पति घी। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रश्न ये यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है दोस्तों कि एंजाइमों की खोज किसने की। आपसे पूछा जाएगा एंजाइमों की खोज किसने की, तो ये की थी दोस्तों पायन ने 1833 में, जबकि एंजाइम जो नाम है दोस्तों वो कुहने ने 1877 में दिया था। वहीं आगे हम बात करें दोस्तों, एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए अनुकूलतः तापमान कितना होता है दोस्तों, 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, 40 डिग्री से अधिक ताप पर एंजाइम कार्य नहीं करते, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जो उच्च ताप पर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है दोस्तों आपका थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त टेक DNA पॉलीमर्स एंजाइम, जो कि दोस्तों 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप सहन कर सकता है। वहीं आगे हम बात करें, जो ये आपका होता है ना दोस्तों टेक DNA पॉलीमर्स एंजाइम, इसका उपयोग दोस्तों कम समय में DNA की करोड़ों कॉपी बनाने में किया जाता है। यानी दोस्तों PCR जो क्रिया होती है ना दोस्तों, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और PCR क्रिया के द्वारा ही दोस्तों हम कोरोना वायरस की जांच करते हैं, कैंसर की जांच करते हैं, जिसमें दोस्तों कुछ ही समय में दोस्तों बहुत सारी जो है दोस्तों क्या कहते हैं कॉपियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक जो होते हैं दोस्तों, इसमें किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वो हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए या तो उसे कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। इनकी स्वयं की रासायनिक संरचना एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उत्प्रेरक होते हैं ये दूसरे को तो प्रभावी बना देते हैं, यानी दोस्तों उसकी क्रिया में कमी करेंगे या वृद्धि करेंगे, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं लाते। तो ये होता है दोस्तों उत्प्रेरक। और दोस्तों अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपको याद रखना है। और उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा भी बड़ी मात्रा में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। यानी दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था ना दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए निकल है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन दोस्तों कम मात्रा जैसे ऐसा नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों इसका रेशियो जो है दोस्तों मान लीजिए 20% है, अगर हम इसे घटाकर 2% कर दें तो क्रिया नहीं कर पाएंगे। ये दोनों वनस्पति तेल और जो हाइड्रोजन है इनकी क्रिया नहीं होगी, ऑफिशियली होगी दोस्तों, चाहे आप इसे कम करो या ज़्यादा करो, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं कि अति सूक्ष्म मात्रा ही बड़ी मात्रा में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। वहीं आगे हम बात करें दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सक्षम नहीं होते। देखिए दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों उत्प्रेरक, इसकी प्रेजेंस में क्रिया तो कराई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसके बिना जो है क्रिया जो है दोस्तों, जैसे वनस्पति घी है, तेल है और हाइड्रोजन, उसकी क्रिया इसके बिना संभव ही नहीं है।
स्टार्ट कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार से हो सकती है दोस्तों वो क्रिया, लेकिन उसका जो परिवर्तन होगा, उसमें जो बदलाव होगा वो होगा दोस्तों किसकी वजह से, उत्प्रेरक की वजह से। और यही चीज़ इसमें समझाई गई है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के मामले में यह अग्र और प्रतीप दोनों प्रकार की अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया से उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। यानी दोस्तों क्रियाकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, हम सक्रियण ऊर्जा। और उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, और उत्प्रेरक पर ताप परिवर्तन का प्रभाव बहुत पड़ता है। यह एक निश्चित तापक्रम पर ही क्रियाशील होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के आपके होते हैं, जिसमें दोस्तों पहला है दोस्तों समांगी उत्प्रेरक, और एक होता है दोस्तों आपका विषमांगी उत्प्रेरक। अब दोस्तों समांगी उत्प्रेरक क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों समांगी उत्प्रेरक को। समांगी उत्प्रेरक क्या है दोस्तों, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हों तो उसे कहते हैं दोस्तों हम समांगी उत्प्रेरक। जैसे दोस्तों यहाँ पर मेथिल एसीटेट है और ये आपका जल है, तो मेथिल एसीटेट लिक्विड है, एल यहाँ पर लगा हुआ है, एल यहाँ पर, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये दोस्तों HCl जो होता है ये भी आपका लिक्विड होता है। और दोस्तों जो उत्पाद बनकर आता है वो भी आपका लिक्विड ही है, एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों ये भी लिक्विड है। तो ये होगा दोस्तों आपका समांगी उत्प्रेरक। जैसे यहाँ पर दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ग्राम है, ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका ग्राम के रूप में है, और O2 जो है आपका ये भी ग्राम के रूप में है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों ये भी आपका ग्राम के रूप में है। तो आपके पास जो उत्पाद बनकर आएगा दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी दोस्तों आपका जो है ग्राम में ही बनकर आएगा। तो ये होते हैं दोस्तों समांगी उत्प्रेरक, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों जो आपका विषमांगी उत्प्रेरक होता है ये क्या है दोस्तों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। क्रियाकारक, ये क्रियाकारक है दोस्तों, और उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक है दोस्तों। इनकी जो ये उत्प्रेरक है, ये क्रियाकारक है, लेकिन जो उत्पाद बनकर आएगा वो दोस्तों किसी भी अवस्था में बनकर आ सकता है, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो लिक्विड में हो। लेकिन दोस्तों इसमें क्रियाकारक ही आपका Fe है, और उत्प्रेरक आपका Fe है, और उत्प्रेरक जो क्रियाकारक है दोस्तों यहाँ पर N2 और 2H3 है, 3H2O है। तो ये आपके ग्राम में है, ये आपका सॉलिड है, यहाँ पर आपका ग्राम जो है दोस्तों ग्राम में आया, ठीक है। दोस्तों ये गैसेज हैं दोस्तों, ये एक मिनट दोस्तों, ये गैसेज है N2 और 3H2, ये गैसेज हैं। और यहाँ पर दोस्तों जब सॉलिड यानी आयरन से इसकी हमने अभिक्रिया कराई तो हमारे पास क्या बनकर आया दोस्तों, गैस ही बनकर आई है 2NH3, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर वनस्पति तेल है, ये लिक्विड है, ये हाइड्रोजन गैस है, लेकिन निकेल जो है दोस्तों ठोस है, और घी हमारे पास बनेगा जो वनस्पति घी जो बनेगा ये हमारा सॉलिड के रूप में बनेगा। तो इस प्रकार से होता है, इन्हें ही कहते हैं हम दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरक। और आपसे पूछा किस प्रकार से जाएगा क्वेश्चन, तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो है दोस्तों समांगी उत्प्रेरक है या विषमांगी उत्प्रेरक है, तो आपको डायरेक्टली आपको दे देना है आंसर। अगर सारी चीज़ें समान हो तो समांगी, और अलग अलग हों तो विषमांगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्वतः उत्प्रेरक। अब दोस्तों स्वतः उत्प्रेरक क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को कम या तेज करे अर्थात परिवर्तित करे, तो ऐसे उत्पाद को हम स्वतः उत्प्रेरक या इस अभिक्रिया को हम स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। क्या समझा दोस्तों आपने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोस्तों बनने वाला उत्पाद ही, जो उत्पाद बनता है वही उत्पाद अभिक्रिया की गति को कम या तेज कर दे, उसे कहते हैं दोस्तों
स्वतः उत्प्रेरक। जैसे दोस्तों यहाँ पर एथिल एसीटेट है और इसकी क्रिया जब हम दोस्तों जल से कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और हमारे पास क्या बनकर आता है दोस्तों, एथेनॉल। तो ये डायरेक्टली एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दोस्तों आपको जिसमें इसमें जो ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये वही एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है इससे कोई अलग पूछा जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्वतः उत्प्रेरक के बारे में। तो इस अभिक्रिया में एथेनॉल ही दोस्तों उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। पके फलों से एथिलीन गैस का उत्पादन भी स्व उत्प्रेरकीय जो है दोस्तों होता है, यानी स्व उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है दोस्तों। पके फलों से जब एथिलीन गैस का जो है उत्पादन होता है उसे दोस्तों हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जैव उत्प्रेरक की। तो देखिए दोस्तों जैव उत्प्रेरक क्या है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम आगे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं जैव उत्प्रेरक है क्या। तो देखिए दोस्तों प्राणियों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति में परिवर्तन करने वाले विभिन्न पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम जो हैं दोस्तों, अब ये जैव उत्प्रेरक के ही उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं इन सारे एग्जाम्पलों को। जैसे दोस्तों ये आपका एंजाइम है पेप्सिन, ये उत्प्रेरक है, सॉरी दोस्तों ये क्रियाकारक है, ये आपका उत्पाद है। तो जब दोस्तों पेप्सिन जो एंजाइम होता है दोस्तों, ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है दोस्तों, ये प्रोटीन को किस में बदलता है, प्रोटीज व पेप्टोन्स में। वहीं दोस्तों रेनिन एंजाइम जो होता है ये दूध की कैसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदलता है, यानी दोस्तों दही में बदलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लाइपेज एंजाइम हमारे बॉडी में पाए जाए, हमारे सारे बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो लाइपेज एंजाइम जो है दोस्तों बसा को बशी अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है। मल्टोज एंजाइम जो है दोस्तों माल्टोज को, माल्टेज है दोस्तों ये माल्टेज, ठीक है दोस्तों, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज या ग्लूकोज में बदलता है। वहीं आगे हम बात करें सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम जो है दोस्तों सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में बदलता है। दोस्तों ये लैक्टेज है, लैक्टेज, ठीक है दोस्तों ये लैक्टेज है। तो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदलता है। देखिए दोस्तों अगर आपको पहचानने को दिया जाए कि एंजाइम की पहचान आप कैसे करेंगे, अगर कोई एग्जांपल आपके सामने आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों एंजाइम जो होते हैं उनके पीछे जो एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों पीछे लगना, यानी किसी चीज़ की अनुभूति होना, जो चीज़ उसके पीछे लग जाए। जैसे एंजाइम लैक्टोज सुक्रेज, लैक्टोज नहीं दोस्तों लैक्टेज, एज का अनुभूति हो रहा है दोस्तों पीछे, एज सुक्रेज इरेक्शन को छोड़कर दोस्तों, ठीक है, माल्टेज। तो ये दोस्तों आपके एंजाइम होते हैं, एज की अनुभूति हमें होती है। लैक्टोज जो है दोस्तों लैक्टेज एंजाइम जो है दोस्तों लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। इरेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों ये डाई व ट्राईपेप्टॉइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। वहीं आगे हम बात करें, अगला है दोस्तों आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है दोस्तों ट्रिप्सिनोजन को दोस्तों ट्रिप्सिन में सक्रिय करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है दोस्तों वो प्रोटीएज व पेप्टोन्स को दोस्तों डाई व ट्राई पेप्टॉइड यानी दोस्तों अमीनो अम्ल में बदलता है। वहीं आगे आप बात करें दोस्तों लाइपेज की, तो ये बसा को बशी अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्तों जैविक उत्प्रेरक हैं, जैविक एंजाइम हैं, जो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये दोस्तों बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एंजाइमों की क्रिया का ताला चाबी सिद्धांत होता है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये होता क्या है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, ठीक है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं एंजाइमों की ताला चाबी सिद्धांत को। तो देखिए दोस्तों एंजाइम जिस पदार्थ या अभिकारक पर कार्य करता है उसे कहते हैं हम दोस्तों क्रियाधार। एंजाइम जिस पदार्थ या अभिकारक पर कार्य करता है उसे कहते हैं हम दोस्तों क्रियाधार। और प्रत्येक एंजाइम की संरचना में कैविटी व कोटर होते हैं। जितने भी प्रत्येक एंजाइम होते हैं उन सभी की संरचना में क्या होता है दोस्तों, कुछ कैविटी पाई जाती हैं, कुछ कोटर पाए जाते हैं। कोटर होता है दोस्तों गैप, जैसे ये इस प्रकार से, ये दोस्तों
ये आपके कैविटी हैं और ये आपके कोटर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन कैविटी में सक्रिय समूह भी पाए जाते हैं। जो कैविटी होती हैं दोस्तों, ये जो है ये तो आपका दोस्तों, ठीक है, ये जो कैविटी है इसमें सक्रिय समूह पाए जाते हैं। जैसे कि NH2 पाया जाता है, NH2 माइनस COOH, ये आपका होता है। एक होता है माइनस SH, एक होता है दोस्तों माइनस OH, ये पाए जाते हैं। और एंजाइम उसी क्रियाधार से जुड़ता है जिसकी आकृति एंजाइम के कोटरों से मिलती है। यानी दोस्तों क्रियाधार जो होता है, ये दोस्तों मान लीजिए क्रियाधार है। जैसे 1 मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर नहीं, 1 मिनट आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ठीक है दोस्तों, अब एंजाइम किससे जुड़ेगा दोस्तों, इससे। तभी तो जुड़ेगा। ये मान लीजिए दोस्तों एंजाइम है, ठीक है, ये क्रियाधारक है या उत्प्रेरक है, जो भी है। ये कब जुड़ा है दोस्तों, जब ये दोनों इनके कोटर और जो है कैबिनेट जो है आपस में समान है। तो इस प्रकार से ये होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एंजाइम उसी क्रियाधारक, ये ठीक है दोस्तों मैंने बता दिया। एंजाइम के सक्रिय समूह क्रियाधारक के साथ जुड़कर एंजाइम को सक्रिय बना देते हैं। और एंजाइम क्रियाधार जो होते हैं दोस्तों मिश्रित सहमिश्रित का निर्माण करते हैं। फिर एंजाइम जो है दोस्तों सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदलकर स्वयं अलग हो जाते हैं। जब ये क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद क्या है दोस्तों, उसको सक्रिय कर देते हैं और बाद में खुद अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका ये सिद्धांत जो होता है, ठीक है। और आपको इस चीज़ में आपको याद रखना है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले विभिन्न उत्प्रेरकों की गतिशीलता को कम या ज़्यादा करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें दोस्तों उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, ये रहे आपके सामने। उत्प्रेरक वर्धक कहते किसे हैं, वे सभी पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं दोस्तों हम उत्प्रेरक वर्धक। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि N2+3H2, यहाँ पर Fe या मोलिब्डेनम है दोस्तों ये। और इसके प्रेजेंस में दोस्तों ये जब ये उत्पाद जो है दोस्तों क्रियाकारक हैं, इनके Fe या मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में क्या बना दोस्तों हमारा 2NH3। तो यहाँ दोस्तों मोलिब्डेनम उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर ये दोस्तों वनस्पति और हाइड्रोजन है, निकल और ये कॉपर है, और वनस्पति के लिए हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों निकल उत्प्रेरक जो है और ये कॉपर उत्प्रेरक जो है, ये दोस्तों क्या कहलाएंगे यहाँ पर वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। वहीं अब आगे बात करें उत्प्रेरक विष के बारे में। तो उत्प्रेरक विष क्या है दोस्तों, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित प्रेरक को कम क्रियाशील कर दे, उन्हें कहते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों क्रिया बढ़ा दे तो उत्प्रेरक वर्धक, और क्रिया कम कर दे तो उत्प्रेरक विष। जैसे दोस्तों N2+3H2 और Fe की प्रेजेंस में दोस्तों 2NH3 बना है। तो अभिक्रिया में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दीजिए तो क्या होगा दोस्तों, अगर इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो क्या होगा दोस्तों, आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी हो जाएगी। तो उत्प्रेरक विष के रूप में कौन कार्य कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये होता है दोस्तों उत्प्रेरक विष। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं उत्प्रेरक के अनुप्रयोग। ये डायरेक्टली आपको याद रखें दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे ये उत्प्रेरक है, लोह चूर्ण उत्प्रेरक जो है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, हैबर प्रक्रिया में अमोनियम के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा हैबर प्रक्रिया जो होती है, हैबर विधि जो होती है, उसमें अमोनियम के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लोह चूर्ण का। वहीं दोस्तों संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्लेटिनम चूर्ण का। लेड चैम्बर प्रक्रिया में दोस्तों जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनता है तो उस समय लेड चैम्बर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन चूर्ण का।
वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये रहा। ईथर से शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? गर्म एल्यूमिना का। डीकेन प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्यूप्रिक क्लोराइड का। पेट में प्रोटीन को पेप्टोड में अपघटित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम का। आंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एरेप्सिन एंजाइम का। वहीं दोस्तों मानव लार में स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम का। वहीं आगे बात करें दोस्तों, एक होता है दोस्तों ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल यानी शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एंजाइम का। वहीं स्टार्च से माल्टोज में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? डाइस्टेज एंजाइम का। चुकंदर से सिरका बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? माइकोड्रोमी एसिटी का। वहीं दोस्तों गन्ने से फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इन्वर्टेज एंजाइम का। और दूध से लैक्टिक एसिड के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लैक्टेज का। तो दोस्तों ये सारे एंजाइम जो होते हैं, जो चीज़ें मैंने आपके लिए बताई हैं, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। खासकर दोस्तों ये सारे एंजाइम जो हैं, ये वाले और ये वाले और ये वाले दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। वहीं आगे हम बात करें, जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने ही हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था कैटेलिस्ट एंड एंजाइम, जो कि दोस्तों आपका लास्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का। और कल नहीं दोस्तों, परसों आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका फिजिक्स। फिजिक्स के दोस्तों हर चैप्टर को दोस्तों अच्छी तरह से समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को दोस्तों, एक एक न्यूमेरिकल को आपके लिए समझाया जाएगा, एक एक फॉर्मूले को समझाया जाएगा। और फिजिक्स दोस्तों एक बार आप पढ़ लोगे ना, उस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि कभी भी दोस्तों फिजिक्स है ना, आपके सामने चुटकियों में दोस्तों कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो। कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। और बता दूं दोस्तों एक सबसे मजे की बात, कि जो आपका फिजिक्स होता है ना, और उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं, 60% फिजिक्स आपकी दोस्तों न्यूमेरिकल पर आधारित होती है। अगर आपको सूत्र यानी फॉर्मूले पते हैं तो आप दोस्तों 60% फिजिक्स को सूत्र के द्वारा ही दोस्तों कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको फिजिक्स में जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।